हे गाइस, मैं सत्येंद्र मौर्य आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। मैं आज फिर अपने हिस्ट्री की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके साथ सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न हैं ये डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम से लिए गए हैं। हालांकि ये प्रश्न यूपीएससी यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम बिना देर किए हुए अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो पहला इस आज का ये जो पहला प्रश्न है, पिछले 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 वीडियो में मैंने 3 प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। इसमें मैं लगभग 12 या 15 प्रश्न हैं, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आज देखिए, आज का ये जो चौथा प्रश्न है, 3 प्रश्न पहले हो चुका है। इटली, क्लीमेंट इटली है ना, इसमें का भारत के सॉरी अमेरिका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है ना, पीएम। इंग्लैंड के क्या है? पीएम है। कौन है? पीएम क्लीमेंट इटली। ओके, देखिए, इटली की घोषणा की ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? बताओ। लेबर पार्टी से ना, लेबर पार्टी से देखिए, इटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इटली की घोषणा में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार से सत्ता के हस्तांतरण की समय सीमा निर्धारित की गई थी। मतलब इस बिंदु का कहने का मतलब है कि जो इटली की जो घोषणा पत्र था ना, इटली ने जो घोषणा पत्र जारी किया, वो क्या उसमें 15 अगस्त 1947 समय सीमा थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, घोषणा में संविधान सभा की पूर्णतः प्रतिनिधित्वात्मक न होने की स्थिति में एक से अधिक सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने की वकालत की गई। इन दो बिंदुओं के आधार पे हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें चुनना है। इन दो बिंदुओं के आधार पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें चुनना है। सबसे पहले हम क्लीमेंट एटली के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। जो ये क्लीमेंट एटली हैं, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, एक लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये समय जो चल रहा है 1946, 1947, 1948, इसी के आसपास का ये समय है। ठीक। अब देखिए, जो ये क्लीमेंट एटली ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था ना, इसकी उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा था। वर्ल्ड वार द्वितीय अभी चल रहा था। उसमें क्या हुआ? यस, आई थिंक समाप्त हो गया था ना। ठीक है, समाप्त हो गया था, जिसमें और ब्रिटेन को बहुत सारे क्षति हुई, बहुत क्षति हुई उस युद्ध में, बहुत बहुत क्षति हुई। और उस क्षति को वहन नहीं कर पा रहा था वो। और इतने बड़े उपनिवेश जो भारत था ना, उसका उपनिवेश था, इतनी बड़ी उपनिवेश को वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। उसके ऊपर बहुत वर्डन था, कुछ उसका भी था। और तो और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसका भी परिणाम रहा कि वो हताहत हो चुके थे अंदर ही अंदर। इसलिए वो अब जल्दी से जल्द अब भारत से पीछा छुड़ाना अपना चाहते थे। तो इटली ने इसी संदर्भ में घोषणा पत्र जारी किया, और उसने एक समय सीमा निर्धारित किया। क्या? 30 जून 1948 को, 30 जून 1948, 30 जून 1948 को, यानी कि ये अंतिम समय है। मतलब इससे पहले ही हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। ओके, यानी कि उसका औपनिवेशिक का जो दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। अब वहाँ के जो स्थानीय जो पार्टियाँ रहेंगी, वहाँ जो उनको योग्य व्यक्ति को उनके हाथ में सत्ता हस्तांतरित कर जाएगा। वो उनके ऊपर रहेगा कि वो ब्रिटेन से फिर मतलब ये अपना किस तरह का व्यवहार चाहते हैं। वो पूर्णतः क्या होंगे? स्वर्ण होंगे। मतलब अ, स्वर्ण मतलब होता है ना, हम भारत को प्रभुत्व संपन्न होंगे। ठीक है। ठीक। अब देखिए, उन्होंने क्या किया, 30 जून 1948 की सीमा रख दी। तो इस आधार पे अगर हम देखें, इतना जितना डिस्कस किए, ये प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अरे हाँ, ये प्रश्न बाकी ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे डेट डेट जो है ना, ये डेट गलत है। यहाँ पे 30 जून 1948 होना चाहिए। हम केवल डेट के आधार पे इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। ओके। ये वैसे भी अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो वो तो डेट फिक्स नहीं किए थे, उसे पहले ही कर दिए। लगभग 1 साल, लगभग 11 महीना पहले ही उन्होंने क्या किया, देश को आज़ाद कर दिया ना। इससे पहले वो यहाँ की राष्ट्रवादियों की बहुत प्रबल मांग थी। और तो और मुस्लिम लीग क्या करी थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई थी। उस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में कितने भीषण दंगे हुए पूरे देश में। इन सबको देखते हुए ब्रिटेन ने भी क्या किया, पहले ही आज़ाद करने का फैसला लिया। तो ये इस आधार पर ये गलत हो गया। अब घोषणा में संविधान सभा के पूर्णतः प्रतिनिधित्वात्मक न होने की स्थिति में एक से अधिक सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने की वकालत की गई थी।
देखिए, इस घोषणा में ये था कि मतलब अगर संविधान सभा किसी एक निर्णय पे नहीं पहुँच पा रही है, अगर मान लो सब लोग जितने भी यहाँ पे दलित वर्ग हैं, मुस्लिम लीग है और जितने वो ये हैं अ, रियासतें हैं, अगर इन सब में आपस में एक सहमति नहीं बन पा रही है, तो जो अलग-अलग अलग-अलग सरकारों को भी सत्ता हस्तांतरित की जा सकती है। इसका सीधे-सीधे कहने का मतलब ये है कि भारत को एक से अधिक अलग-अलग देशों में भी बाँटा जा सकता है। क्यों? मान लो जो कुछ लोग अलग से राजपूताना होगा, कुछ अलग से रियासतें होंगी जो कहेंगी मेरा यही देश है, मैं अलग से उस संविधान को नहीं मानूँगा। तो उन वो मतलब स्वतंत्र थीं, वो क्या थीं? स्वतंत्र थीं। तो ये भी क्या है? घोषणा पत्र संविधान की पूर्णतः प्रतिनिधित्वात्मक न होने की स्थिति में एक से अधिक सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने की वकालत की गई थी, ओबीएसली की गई थी। लेकिन वो मुस्लिम लीग ने इसको भी नकार दिया। वो पूर्ण से हम एकदम बिल्कुल ही उन्हें पाकिस्तान ही चाहिए था। इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया था। ओके, तो हमारा ये प्रश्न भी क्या हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा। और ये क्या हो गलत है? अगर ये एक गलत है तो ये मेरा ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। एक गलत है तो ये मे भी हो सकता है, लेकिन हमारा दूसरा क्या है? सही है। तो हम किससे जाएंगे? इस पॉइंट के साथ चले जाएंगे। ओके, अब देखिए इस घोषणा ठीक है, हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोस ने भारतीयों के इसमें कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग। ठीक है, हम चलिए इसमें कुछ टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हालांकि ये दो बिंदु दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं में से कौन सही है हमें ये चुनना है ना? चुनना है। चलिए देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आजाद हिंद रेडियो, ये कुछ याद आया आजाद हिंद रेडियो को सुन के? इसी रेडियो पे आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस ने पूरे भारत को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को क्या राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो देखिए, अगला अगला बिंदु है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। ये देखिए अभी मैंने ऊपर बोला था, डिस्कस किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है ना, ये यहाँ पे ध्यान रखना सही है। ओके, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को ब्रिटिश, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो ये आज़ाद हिंद रेडियो है ना, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए जो आज़ाद हिंद रेडियो है, इसकी स्थापना इसकी स्थापना 7 जनवरी 1942 1942 को जर्मनी की बर्लिन सब, जर्मनी की राजधानी ना बर्लिन, ठीक है, जर्मनी में हुआ था ना। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के कौन सा शहर है? बर्लिन। इसका मुख्यालय भी यही है ना, इसका मुख्यालय भी यही है, बर्लिन। मुख्यालय कहाँ था? बर्लिन में था। अब देखिए 7 जनवरी 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की क्या की? रेडियो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की जर्मनी की राजधानी बर्लिन से की, और इसका मुख्यालय भी बर्लिन में बना। इस आज़ाद हिंद रेडियो का शुरुआत करने का मूल उद्देश्य ये था कि भारतीयों को संबोधित करना ही था, प्रेरित करना था, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्या करना था? प्रेरित करना था लड़ने के लिए। और साथ ही जो भारत से बाहर विदेशों में भी रह रहे थे उन लोगों को, और भारत विदेशों में रह रहे थे भारतीयों को, सभी लोगों को भी क्या एकजुटता दिखानी थी। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? एकजुटता दिखानी थी, उन्हें संगठित करना था। इनका इनकी इनकी स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य यही था। ठीक, और भारत में विद्रोह भी भड़काना था ना, इसके अंग्रेजों के खिलाफ। और देखो जो ये रेडियो स्टेशन था ना, जो स्थापना की गई थी आज़ाद हिंद रेडियो, इसमें जर्मनी द्वारा फंडेड थी। तो यानी कि जर्मनी क्या क्या कहते हैं, जर्मनी में भी लोगों को क्या करना था, ये जो कौन धूरी राष्ट्र थे ना, जर्मनी हो गया, तुर्की हो गया, इटली, इसमें 5 देश थे, इन सबको क्या कहते ना था, इन सबको एकजुट करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काना था। उनका भी यही मकसद था, इनका भी, भारत का भी सेम मकसद था। दोनों, जब दोनों का मकसद सेम था तो दोनों मित्र हो गए एक प्रकार से। ठीक, तो क्या हो गया, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन शहर में था। तो इस आधार पे हमारे इसमें क्या दिया हुआ है? सिंगापुर दिया हुआ है। अगर ये बर्लिन यहाँ होता तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दोनों में एक है। अब इन दोनों में चेक करना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। यस, सुभाष चंद्र बोस ने कब? 6 जुलाई ना, याद रखना इसे।
6 जुलाई 1946 1944 सॉरी 1944 1944 क्या था ये 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित गांधी जी को संबोधित करते हुए प्रसारण में कहा कि भारत की आज़ादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश को उसमें संबोधित कर रहे थे, हालांकि रेडियो पे उसमें रेडियो पे उन्होंने ऐसे ही शब्द का प्रयोग किए कि भारत की आज़ादी की आखिरी लड़ाई अब क्या हो गई है, शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले गांधी जी भी ने करो या मरो का नारा दे चुके थे, ठीक है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था कि अब करो या मरो, ओके। तो उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपिता कहा कि भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता जो हमारे क्या थे, हम पूरे देश के राष्ट्रपिता थे, तो राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ओके। वो ये वही सुभाष चंद्र बोस है ना जिनके वो त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद हो गया था। गांधी जी के प्रतिनिधि क्या पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी ना, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के अध्यक्ष पद के लिए हार हो गई थी, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ से क्या गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे ना यार मैं ये पार्टी का नाम भूल जाता हूँ बार बार, वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही था, ठीक है, उसकी स्थापना की है, ओके। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा अगर हम ये तो इसे ही ऐसे ही हम इसको जान जाते थे कि भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का जो ये टाइटल था किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और महात्मा का टाइटल किसने दिया था ये बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे या मैं बताऊँ। देखो महात्मा का टाइटल ना रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब, कोई एक सत्याग्रह चल रहा था, उसी में उनको दिया गया था, आई थिंक चंपारण सत्याग्रह में ना, चंपारण सत्याग्रह के बाद उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था, ओके। तो ये याद भूलिएगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या इसमें महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी समझे हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना, एक हरिपुरा अधिवेशन और एक त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों 1938 और 1939, ओके। अच्छा ये महात्मा गांधी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में ये जो प्रश्न है ना, ये जो हमारा 1905 में चला था ना, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के बाद, ये उसमें इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में है। ये बात है जो 1905 के आसपास की, ठीक है, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। उस बंगाल विभाजन की घोषणा के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन इसमें से, जो 4 कथन दिए हुए हैं, इन 4 कथन में से पूछा गया कि कौन सही है, ठीक। तो ये देखिए, पहला 4 कथन, 4 पॉइंट, ठीक है, कथन या पॉइंट बोले, लोगों के द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया गया, यानी बहिष्कार, हम क्या बोलेंगे इसको, बहिष्कार, यानी बहिष्कार का क्या लिया गया, शपथ लिया गया। लोगों के द्वारा एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधना, राखी दिवस, ये तो 100% सही मान लेंगे नहीं। वंदे मातरम गीत, या वंदे मातरम गीत गाते हुए नंगे पांव जुलूस निकाला गया, क्या किया गया, नंगे पांव जुलूस निकाला गया। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर इन एक चीज बताइए आप, इसमें देखिए 1 2 3 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो इसमें तीनों में से आपको 100% एटलीस्ट, अगर आप प्रश्न सॉल्व करने बैठेंगे इसको, एटलीस्ट अगर मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आपको याद होगा, जरूर कोई ना कोई याद होगा। तो मैं सबसे इजी इसमें ये मानूंगा कि जो राखी दिवस है ना, ये आपको याद पड़ेगा, राखी दिवस। अगर आपको राखी दिवस आपको याद है, या फिर राखी दिवस लीजिए, दूसरा, अगर दूसरा सही है तो भी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर कोई वंदे मातरम गीत गाएंगे, अगर तीसरा मान लीजिए, अगर आपको 100% श्योर है तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। चलिए हम इस पे अब सबसे पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, ये स्वदेशी आंदोलन था क्या। देखिए 1903 में बंगाल विभाजन की चर्चा उठी, चर्चा मतलब ब्रिटिश से कहीं से, मान लीजिए कोई कागज लिखा हुआ होगा कहीं से कि वो लोग क्या करना चाहते थे, बंगाल को विभाजित करना चाहते थे। बंगाल उसमें क्या था,
बंगाल में उसमें बुद्धिजीवी वर्ग ज़्यादा थे, मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे वहाँ पे, ज़मींदार मतलब धन अच्छी खासी पढ़ाई लिखा वाले वो सभी वकील वहीं से जुड़े हुए थे, बंगाल से ही वो सीधे जाते थे वहाँ, ब्रिटेन ब्रिटेन से पढ़ के फिर वहाँ आते थे बंगाल, यानी उसमें वो क्रांति का गढ़ बन गया था ना, वो आंदोलनों का गढ़ बन गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग थे। तो उसे कम करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल को विभाजित करना चाहा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल विभाजित करना चाहा। तो इस आधार पे विभाजित करने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन की घोषणा की, कब, 1905 में, 1905 में 20 जुलाई 1905। क्या की घोषणा की, मतलब निर्णय लिया कि हाँ अब यह विभाजन होगा। तो इसी के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में क्या होने लगा कि विरोध होने लगा कि ये मतलब ये गलत है, हम हमेशा पूरी, आज से नहीं, एंशियंट हिस्ट्री जब से भारत मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ये भारत का स्थापना हुआ, मतलब भारत जब से बना तब से पूरा हम लोग मिलजुल के ही रहा करते थे, ये अखंड भारत का एक भाग है। आज हमें ये क्यों बांटा जा रहा था, मतलब एक वज्र की तरह ये हम भारतीयों के ऊपर यह गिरा। ओके, अब ये गिरा तो इसे हम लोग का कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ विद्रोह होने लगे, विरोध प्रदर्शन होने लगे। और इसी के उपलक्ष्य में, इसी को आगे बढ़ाते हुए 7 अगस्त 1905 को ना, ये डेट याद रखना, ये डायरेक्टली पिछली बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्टली मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसमें ये डेट था 7 अगस्त 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कहाँ से, ये स्थान भी याद रखना है, टाउन हॉल किसके, कलकत्ता के ना, कलकत्ता, अब इसमें क्या नाम है इसका, कोलकाता नाम है, कलकत्ता, कलकत्ता के टाउन हॉल से यह स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब इस और लोगों से अपील की गई, इसमें नरमपंथी कांग्रेसी नेताओं ने देश के दौरे पर जाने का निर्णय लिया। इसमें जो जो ये कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे ना, इन्होंने अपना, सभी लोग अपना अपना काम छोड़ के अब देश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पे गए, लोगों को जागरूक करने लगे, ठीक है, और उनसे अपील की कि क्या करना है, हमें बहिष्कार करना है, जो अब उससे क्या था, लिवरपूल के कपड़े थे ना, उन सबको क्या करना है, बहिष्कार करना, मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल के कपड़े, सबको क्या करना है, बहिष्कार करना है, हमें अपना स्वदेशी अपनाना है, अपना खुद का स्व 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 की भावना सबसे पहले कहाँ से आया था, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज, ये मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मतलब स्व की प्रेरणा सबसे पहले भारतीयों में दी थी कि मतलब हमारा अपना अपना ही होता है, स्वदेश, स्वराज्य, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है, ये अपना अपना ही, अपने की भावना, ठीक है, वहीं से आया था। तो इन्होंने क्या किया, तो भारतीयों ने क्या किया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पे जाने का निर्णय लिया। अब वो लोग उस निर्णय पे गए, वहाँ पे लोगों को जागरूक करने गए, इसके पक्ष में विपक्ष में सब, मतलब उन लोग के जागरूक बताना शुरू किए, जनता को जागरूक करना शुरू किए। तो 16 एक, फिर एक डेट और याद रखना ना, 16 अक्टूबर, एक मिनट, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 से ये क्या हो गया, ये जो जो निर्णय लिया गया था, अब वो ऑफिशियली क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, मतलब लागू हो गया, अब बंगाल विभाजित हो गया। तो अब जब बंगाल विभाजित हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो देश में अब बड़े खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए, किसी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन्होंने इतना प्रदर्शन हुआ फिर भी वो अपना निर्णय था चेंज नहीं किया। तो इसी को देखते हुए अब देश को एकता में बांधना था, हिंदू मुस्लिम सब लोग इसमें सहयोग करें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सुझाव दिया, पूरे पूरे भारतवासियों को सुझाव दिया कि सब लोग मिलके एक दूसरे पे क्या करेंगे, राखी बांधेंगे, क्या बांधेंगे, राखी बांधेंगे, और इसे क्या मनाया गया, राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इस डेट को क्या मनाया गया, कैसे मनाया गया, राखी दिवस, भाई बहन का प्यार है ना ये, राखी दिवस, ठीक है, वो भी भाई बहन का ही प्यार था, भाई भाई का, भाई बहन का, सबका प्यार था। तो 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया, और सभी लोग एक दूसरे के क्या कहें, कलाइयों पे राखी बांधना शुरू किए, बांधना बांधने लगे, ठीक है, और राखी बांध के एक दूसरे पे क्या जताएं, प्यार जताना शुरू कर दिए। इसी समय ये क्या, 16 अक्टूबर, एक मिनट, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ।
अब मैं और आगे चलता हूँ, तो मतलब बहिष्कार करना शुरू कर दिए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लोगों के द्वारा एक दूसरे पर कलाई बांधा गया, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम तो अब तक डिस्कस कर लिए इतना ज़्यादा। अभी वंदे मातरम गीत गाते हुए नंगे पाँव जुलूस निकालना, नंगे पाँव क्या गया, जुलूस निकाला गया। लोग क्या करें, जुलूस निकालते थे, ठीक है। पूरा बहिष्कार का क्या संदेश वितरित कर देते हैं। लोगों ने उपवास किया, लोगों ने क्या किया, उपवास किया, गंगा में स्नान किया, गंगा में क्या किया, स्नान किया, वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या, गीत गाते हुए नंगे पाँव क्या निकालते थे, जुलूस निकालते थे, जुलूस निकालते थे। और क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर उसमें गीत लिखे थे ना, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बंगला हमार सोने जैसन बंगाल, अमार सोनार बंगला हमार सोने जैसन बंगाल। ये गीत बहुत उसमें फेमस हो गई थी। एक, अच्छा ये बांग्लादेश की जो राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। और भारत का जो राष्ट्रगान है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं। तो वहाँ बांग्लादेश का ये हमार सोनार बंगला हमार सोने जैसन बंगाल, ये वहाँ का बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान बन गया। और जनगण मन अधिनायक जय ही हमारा भारत का राष्ट्रगान बन गया। अब देखिए ये लोग गाते हुए ना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये हमार सोनार बांग्ला था, वर्तमान बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगीत है, जिसे उस समय सड़कों पर मार्च करने वाली भारी भीड़ द्वारा गाया जाता था। लोग इसी को गाते हुए चलते थे, इसी को गाते हुए क्या करते थे, चलते थे, आगे बढ़ते थे। चलिए इसी के संदर्भ में आगे बताऊं, जो ये हमारा जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही ना, दक्षिणा रंजन मित्र थे, उन्होंने भी एक एक क्या लिखे, कहानियों का एक संग्रह लिखे, जैसे ठाकुर मार झूली, क्या बोलते हैं, ठाकुर मार झूली, ठाकुर मार झूली। ये इसमें एक कहानियाँ था, जैसे दादी माँ कहानियाँ सुनाती थी ना, जो बचपन में दादी माँ, उस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ थी, जो लोगों में क्या कहती थी, एक प्रेरणा आता था, अपने देश राष्ट्रभक्ति जगती थी, राष्ट्रभक्ति जगती थी। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अम, भाग लेते थे, ठीक है, आंदोलनों में क्या करते थे, भाग लेते थे। और ये क्या, ये याद रखना ना, ठाकुर मार झूली की दादी माँ की कथाएं, ये किसने लिखा है, ये आज भी बंगाल में बहुत फेमस है। ठाकुर मार झूली की कथाएं किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, ये लिखे हैं दक्षिणा रंजन मित्र, दक्षिणा रंजन मित्र। और अमार सोनार बांग्ला हमार सोने जैसन बंगाल किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला ना, एकला चलो रे, किसने बोला, एकला चलो रे, एक गाना है ना ये, एकला चलो रे, कभी देखना, कभी सुनना है, इसमें यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एकला, एक मिनट, एकला चलो रे, ये किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये सॉन्ग है, लोग ये भी गाया करते थे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, गाते हुए लोग चलते थे। ये जो जो ये हिंदू मुसलमानों के बीच ना, ये बहुत लोकप्रिय बांग्ला लोक संगीत भी था, ये लोग गाया करते थे हमेशा, ठीक। तो ये सब स्वदेशी आंदोलन के ही समय उभर के आया। और स्वदेशी आंदोलन के समय ही बहुत सारे स्कूल्स खोले गए, बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, जो विदेश अच्छा इसी समय ना, स्वदेशी आंदोलन में इसी समय ना बीडी सावरकर, ये अपना बीडी सावरकर को माना जाता है ना, ये पहले व्यक्ति थे, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, इसी समय थे ना वो, यस, इसी समय थे। शायद वो छोड़ने वाले ना स्कूल, ये राष्ट्रीयता के नेतृत्व में वो शायद छोड़ने वाले, स्कूल से छोड़ने वाले बच्चों में से एक थे। उन्होंने सबसे पहले स्कूल छोड़ दिया था, कितना विदेशी स्कूल, जो अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजी था वो वाला, अपना इस स्वदेशी स्कूल में आ गए उसे छोड़ करके। तो इस तरह से हमने जितना डिस्कस किया, उस आधार पे ये जो हमारा जो ये तीसरा ऑप्शन है ना, ये भी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे, यानी कि तीनों सही हो गया। आप समझाना क्या है, देखने से ही लग रहा है तीनों सही है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं ना, ये हमारा इसमें से कौन से हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, चलिए हमारा जो दूसरा, ये रहा ऑप्शन डी। चलिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, सॉरी, ये एक मिनट, हम लोग अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, वर्ष 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान गठित लोथियन समिति, किसके संदर्भ में है ये, लोथियन समिति ना, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया, लोथियन समिति के प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से थे। हमें ये बात करना ना, ये लोथियन समिति 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, रैमजी मैकडोनाल्ड, इन्होंने कैमनल अवार्ड दिया था ना महात्मा गांधी जी को, जब महात्मा गांधी जी
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस भारत में आए थे, उसके कुछ दिनों के बाद यह कम्युनल अवार्ड आया था। ये कम्युनल अवार्ड जो आया था ना, हमें लग रहा है कि लुथियन समिति पे ही निर्मित था, उसी के आधार पे निर्मित था। चलिए हम लोग लुथियन समिति के बारे में बात करेंगे। यह अब ये आप बिंदु है, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व, नए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, यानी कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व, और नए केंद्रीय केंद्रीय और प्रांतीय दोनों केंद्रीय और प्रांतीय दोनों मंडलों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। और ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, महिलाओं को मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, यानी इन पॉइंट के आधार पे हमें ये देखना कि इसमें से सही कौन है। अब हम लोग बात करते हैं लोथियन समिति। देखिए लोथियन समिति जो है वो ये दिसंबर 1931 में आया था। कब? दिसंबर 1931 में गठित किया गया, सॉरी दिसंबर 1931 में क्या किया गया, गठित किया गया। जो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थी रैमजे मैकडोनाल्ड ना, मैकडोनाल्ड थे ना, वो मैकडोनाल्ड तो कंपनी है, मैकडोनाल्ड, ठीक है। ठीक, मैकडोनाल्ड क्या थे उसमें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ओके तो इन्होंने एक समिति का गठन किया। इस समिति के गठन उस समय के जो तत्कालीन मुद्दे थे, जो यहाँ के जो भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जो मांग करते थे, यहाँ के जो यहाँ के क्या थे, अल्पसंख्यक वर्ग थे, वो मांग करते थे, जो यहाँ की रियासतें थी और ब्रिटेन के कुछ उसके नियम कानून थे, जिसके उसमें क्या चल रहा था, टकराव हो गया था, सभी लोग अपना अलग था। उसी उन्हीं सब मुद्दों को सॉल्व करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, उसी के दौरान इन्होंने क्या किया, लोथियन समिति का गठन किया। आई थिंक उस गोलमेज सम्मेलन में बीच में क्या वहाँ पे ही, ठीक है, लोथियन समिति का गठन हुआ, जिसका जिसका ये भी भाग थे ना, अम्बेडकर भी इस समिति के सदस्य, ये याद रखना ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे कथन कारण करके पूछ लेगा, जैसे नहीं है, अब पूछता है कथन है, ये है कारण, ये है, बस में से दोनों में से कौन सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। तो इसे याद रखना ना, लोथियन समिति। वैसे भी ये नाम जनरली सुना सुना नहीं मिलता है, इन प्रश्नों के माध्यम से ही मिल पाता है। ओके तो ये लुथियन समिति दिसंबर 1931 में मैकडोनाल्ड जो वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, लुथियन समिति का गठन किया। इस समिति का के सदस्य कौन से, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। अंबेडकर भी इस समिति के क्या बने थे, सदस्य बने थे। अब इस जो लोथियन समिति ने ना जो अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में क्या डिस्कस किया गया था, रिपोर्ट के आधार पर हम देखें तो मताधिकार एवं मतदान अर्हता, अर्हता मतलब योग्यता, यानी कि मतदान कौन कौन दे सकते हैं और उनकी योग्यताएं क्या होंगी, इन बातों पर क्या किया, डिस्कस किया गया। और प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व आदि में संशोधन किया गया। जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं ना लोग, वोट देते हैं प्रत्यक्ष, उन प्रतिनिधित्व में क्या किया, आदि में संशोधन किया गया। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको योग्यता ना, योग्यता किसकी, मतदान का क्या की निर्धारित की गई, क्या किया गया, निर्धारित किया गया कि इसमें मतदान कौन कौन कर सकता है। ओके तो यानी कि ये हो गया, मतदान कौन कौन कर सकता है, इसका ये उन्होंने योग्यता निर्धारित किया। और नए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए, नए जो केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए क्या किया गया, निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। जो होता है ना सीमा आयोग, सॉरी सीमा आयोग तो सीमा निर्धारित करता है, इसको छोड़ता हूँ मैं। देखिए ये हो गया, तो ये नए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, परिसीमन आयोग, सॉरी परिसीमन आयोग में जो भी बोला ना, परिसीमन आयोग, जैसे जम्मू कश्मीर में इसमें क्या हो गया है, परिसीमन आयोग गठित किया गया है ना। जम्मू जो अब वो क्या जम्मू कश्मीर एक अलग हो गया है और लद्दाख एक अलग हो गया है, यूनियन टेरिटरीज। और जो जम्मू जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो निर्धारित किया ना, नेता लोग जहाँ से चुन के आएंगे, उस वहाँ उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया, वो उसमें वहाँ पे काम चल रहा है। ठीक, अब देखिए तो ये योग्यता निर्धारित किए गए। और नए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन क्षेत्र, क्या निर्वाचन क्षेत्र, उन्होंने रिपोर्ट दिया था ना निर्वाचन क्षेत्र, इन सब पे क्या किया गया था, उसमें चर्चा किया गया था, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, निर्धारण क्षेत्र का निर्धारण किया गया। ओके अब तीसरा बिंदु क्या था, महिलाओं के लिए वोट, मतदान, महिलाओं के लिए क्या किया, मतदान की व्यवस्था, मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ मतदान, ठीक, मतदान, ठीक है, मतदान की व्यवस्था की गई। दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया, दिया गया, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया ना इसमें, तभी तो उसमें पूना पैक्ट समझौता हुआ था, इसके बाद में विवाद उठा था, तो पूना पैक्ट समझौता हुआ। यानी दलित वर्ग का क्या होगा, दलित वर्ग का उसमें क्या किया गया, प्रतिनिधित्व,
प्रतिनिधित्व दिया गया ना, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व दिया गया। ओके, और तीसरा क्या, महिलाओं को मतदान हो गया है। श्रमिक वर्ग की क्या श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व है इसमें, यानी कि श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व, और जमींदारों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। विश्वविद्यालय, वाणिज्य निकायों और जमींदारों को भी प्रतिनिधित्व का इसमें क्या किया गया, व्यवस्था किया गया। तो इतना हम लोग क्या किए, इसके हम डिस्कस किए। हालांकि जो प्रतिनिधित्व था ना, ये प्रतिनिधित्व अलग पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल के प्रावधान किया गया, वो जो था वो दलित वर्ग, मुसलमानों को छोड़ के, मुसलमानों को तो हालांकि पहले से ही प्राप्त था, 1909 के पार्लियामेंट सुधार से ही प्राप्त था, लेकिन इसको क्या किया, विस्तार कर दिया गया। अभी विस्तार करके दलित वर्गों, जो हिंदू धर्म का एक भाग थे, दलित वर्गों, यूरोपियों, यानी जो यूरोपीय भारत में रहते हैं, यहाँ के निवासी बन गए थे, यूरोपियों, और एंग्लो इंडियन, वही जो यहाँ के निवासी बन गए थे, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, जो मिक्स थे वहाँ के दोनों के, ये एंग्लो इंडियन, सिख और आंग्ल भारतीय, जो दोनों के मिक्स थे, एंग्लो इंडियन उसे बोलेंगे, के लिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या कर दी, विस्तार कर दिया गया, इन लोगों के लिए भी खोल दिया गया अब, ठीक है, प्रावधान किया गया। तो ये पृथक निर्वाचन मंडल यहाँ पे लिख दे रहा है ना, की व्यवस्था को क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया गया, वृद्धि यहाँ पे लिख दे रहा है मैं, वृद्धि कर दी गई। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, दलित, हम जो ये पॉइंट पढ़े हैं ना, इस पॉइंट के आधार पे हम इसमें से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व, ओबियसली हमने इसमें देखा। नए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, यस। तीन महिलाओं को, सॉरी तीन नहीं है, ये बिंदु है यहाँ पे लगे ना, बिंदु। महिलाओं को मतदान का अधिकार, ओबियसली महिलाओं को भी मतदान के अधिकार की व्यवस्था की गई। और ये पता है, कौन सा एक शारदा देवी एक्ट आया था ना, शारदा देवी एक्ट, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार 18 वर्ष किया गया था ना, महिलाओं ने वयस्क मताधिकार अपनाया गया था उसी समय, ठीक है। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो ठीक है, तो ये देखिए, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, यानी कि तीनों ऑप्शन सही। ओके, यानी कि जो ये क्वेश्चन, अगर वो इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो ये गलत भी हो सकता था, लोथियन समिति के बारे में गलत भी हो सकता था। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक बहुत रिवोल्यूशनरी लेडी, जो ना क्रांतिकारी महिला थी, उनका, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। हालांकि एक इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत डीप में जानकारी होना चाहिए था, जानकारी होना चाहिए, बट हम लोग इसमें जो मेन पॉइंट है ना, ये बूढ़ी गांधी, गांधी बूढ़ी, मतलब इस आधार पे हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। हम आगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं और क्या फैक्ट मिलता है जिससे हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने सरोजिनी नायडू के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें गांधी बूढ़ी या बूढ़ी गांधी भी कहा जाता था, बूढ़ी गांधीवादी महिला के रूप में जाना जाता था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता ध्वज के साथ साथ वंदे मातरम का नारा लगाया। कौन सा, वंदे मातरम का नारा लगाया था। क्या लगाया, नारा लगाया था। नारा लगाते हुए गोलियों के बीच मार्च करते हुए शहीद हो गए। क्या हो गए, शहीद हो गए। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये जो जो लाइंस लिए गए हैं, ये किन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, किसके बारे में बताता है। तो हम इसके आधार पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ कौन सही होंगे, मातंगिनी हाजरा, अरुणा आसफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में हुआ था ना, 1930 में, सॉरी 1931 आई थिंक 1930 में हुआ था, ठीक। ओके, तो 1930 में हुआ था, यस। दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था ना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसी समय कनक लता, चलिए मैं पहले इसमें देखते हैं ना, इस बूढ़ी गांधी कहा किसे जाता है, ठीक है। तो देखिए, बूढ़ी गांधी जो है ना, मातंगिनी हाजरा, हाजरा, इनको बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, ये इनका जन्म जो था ना, ये 19 अक्टूबर 1870, आई थिंक गांधी जी के साथ ही थी ना, गांधी जी के बस एक साल के अंतर था। गांधी जी का 2 अक्टूबर 1969 में जन्म हुआ था ना, और इनका 1917 में हुआ था। तो 19 अक्टूबर, एक साल ना, सीधे सीधे एक साल, और ये 17 दिन। ओके, अक्टूबर, ओ सी टी ओ भी यार ना होगा ना, ओ सी टी ओ सही तो था,
ओसीटी अक्टूबर 1870 में इनका जन्म हुआ था। ये बंगाल में हुआ था ना, वहाँ पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो क्या भारत का पुराना बंदरगाह ना, जो बहुत पुराना बंदरगाह है, ठीक है, ये एंशियंट इंडिया से भी है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक। तो उस ताम्रलुक वहाँ पे एक गांव है, मतलब वहीं से ही बिलोंग करती है, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी था, ठीक। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में ये सरोजिनी नायडू के साथ भी इनका क्या भाग लिया था, उसमें भाग लिया था, ओके। और यह महात्मा हाँ, तो ये बूढ़ी गांधीवादी महिला के रूप में भी जाना जाता है, हमने इसका डिस्कस कर लिया है। ये महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या की थी, भाग ली थी। और नमक सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत ही नमक सत्याग्रह से हुआ था, उसमें भी उनका क्या था, पार्टिसिपेट किया था, ओके। वहाँ पे जो बंगाल में एक नाम है अलीनान, अलीनान, ओके, अली नान, उस स्थान पर उन्होंने नमक के कानून को क्या कहता है, तोड़ा था। नमक कानून को क्या कहता है, तोड़ा था। इस नमक कानून को तोड़ने के ही खिलाफ उन्होंने क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार भी किया गया था, क्या कहते, इसी आरोप में उन्हें क्या किया था, गिरफ्तार भी किया गया था, अरेस्ट किया गया था ना, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए, अब इनके साथ एक घटना घटती है ना, मैं इसे एक घटना घटती है, हो सकता है आप अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लिए होंगे, मैं इसे इरेज करता हूँ, मुझे जगह की जरूरत है, ठीक। तो देखिए, इनके साथ एक घटना घटा था, ये जो डेट है ना घटना घटित होने का, ये जो डेट है 19 सितंबर 1942, यानी कि क्या इसमें 1942 याद आता है, क्या याद आता है बताइए। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, 1942, कौन सा, 1942। तो 19 सॉरी 29 सितंबर 1942 अगस्त में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी, वहाँ पे एक ताम्रलुप्त उस पुलिस स्टेशन पे शहर में क्या कर रही थी, अपने लगभग 4000 अनुयायियों के साथ क्या कर रही थी, उसमें जुलूस के साथ उसमें क्या कर रही थी, घेराव करने जा रही थी, ठीक है, उनका प्रदर्शन करने जा रही थी। और उस जुलूस पे शहर में मतलब जब घुस ही रहा था जुलूस, तभी उन्हें पुलिस अफसर्स ने और लोगों ने क्या, प्रशासन ने उन्हें क्या कहा कि मतलब आप मत जाइए। उन्होंने हाथ में तिरंगा हुआ लिया हुआ था और अपने सभी अनुयायी, इसमें मैक्सिमम क्या थी, महिलाएं ही थी। और इसमें ये क्या कर रही थी, झंडे को लिए थे और वंदे मातरम के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने लाख मना करने के बावजूद भी आगे बढ़ती रही अपने अनुयायियों के साथ। तभी इन्हें पुलिस वालों ने क्या किया, गोली चला दिया और इन्हें गोली लग गया। हालांकि ये गोली तो लग गया, लेकिन फिर भी वो झंडे को आगे लेके आगे बढ़ती रही और उनके पूरा शरीर क्या हो गया, गोली से छलनी हो गया और अंतिम समय तक वो तिरंगे को ऊपर उठाए रखी और एकता की भावना दिखाई। और मतलब बस ये मतलब लोगों से अपील की कि मतलब चलते रहो, क्या है कुछ भी हो जाए ना, हमें आगे क्या करना है, बढ़ते रहना है। तो ये क्या स्वतंत्रता की क्या थी, भावना था ना, उसे बेदाग रखना था, उसी को दिखाता है, मतलब उन्होंने झंडे को ऊपर आगे रखे हुआ था, ठीक। तो इसी के आधार उन्हें क्या कहता है, बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है ना, बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। तो ये पूरा जो ये कथन है ना, पूरा ये पैसेज, ये मातंगिनी हाजरा के से ही संबंधित है, मातंगिनी हाजरा इनसे ही संबंधित है। या आप जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो इसके बारे में आप डीप में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, ये भारत में वर्ष 1945-46 1945-46 के आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है, 1945-46 में जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पृथक निर्वाचक मंडलों और सीमित मताधिकारों के कारण चुनाव में सांप्रदायिक मतदान हुआ था। पंजाब में मुस्लिम लीग का उदय सबसे पहले एकल दल के रूप में हुआ था। देखिए, क्वेश्चन है, बिंदु है, 2 बिंदु दिया है, इन दोनों बिंदुओं के आधार पर हमें 4 ऑप्शन सॉल्व करने हैं, उसमें से 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। पृथक निर्वाचक मंडल, चलिए हम 1945-46 के चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं ना। इस चुनाव के बारे में बात करते हैं पहले। कौन सा चुनाव है ये, 1945। इस चुनाव के बारे में हम बात करते हैं। ये जो चुनाव है ना, 1945-46 में क्या किया गया था, गठित किया गया था 1945-46। हालांकि इस समय क्या था, ये बहुत विद्रोह भी, अब आगे इस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विद्रोह होगा, लेकिन चरम पे भी पहुंच रहा था ये अपना जो ये सांप्रदायिकता है ना, जो पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया था। इन सभी को देखते हुए, जैसे विभिन्न
विभिन्न प्रांतों में क्या था, विद्रोह भड़क उठे थे, सशस्त्र ब्रिटिश विरोधी एकता, जो सशस्त्र विरोधी विरोधी मतलब शस्त्रों के साथ ना अंग्रेजों के विरुद्ध था, विरुद्ध क्या क्या था, एकता बन रही थी। चुनाव में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का भी इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर ही मतदान ही हुआ ना इस मतदान में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निर्वाचन पृथक निर्वाचक मंडलों तथा सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ। ओके, जो निर्वाचन था यह किस पे आधार पर हुआ, पृथक निर्वाचक मंडल। जो पृथक निर्वाचक मंडल क्या मुस्लिम लीग को और अन्य मुस्लिम लीग को ही मिला था ना, और बाकी सब तो फिर पूना पैक्ट के बाद दलितों से और लोगों से वापस ले लिया गया था कुछ लोगों से। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन के आधार पर यह हुआ, पृथक निर्वाचन के आधार पर हुआ ना, पृथक निर्वाचन के आधार पर हुआ, पृथक निर्वाचन के आधार पर हुआ। ओके, तो देखिए इसमें जो था ना, जो सीमित मताधिकार था, यानी पूरे भारत की जितनी आबादी थी ना उसका केवल 10% लोग ही इसमें वोट डालने के लिए क्या थे, योग्य थे। 10% लोग ही वोट डालने के लिए योग्य थे। हालांकि सेंटर में डायरेक्ट चुनाव होता नहीं था, उस सेंटर के आधार पर नीचे आए तो प्रांतों में ना, प्रांतों में पूरे प्रांत थे उसमें 10% ही लोग क्या थे, एलिजिबल थे। और जो सेंटर लेवल पे चुनाव होता था उसमें केवल 1% हुए थे। यानी कि यह आंशिक रूप से ही चुनाव हुआ। क्या हुआ, सीमित मताधिकार ही हुआ। किससे कैसा हुआ, सीमित मताधिकार हुआ। ठीक है, तो केवल 1% उसमें डालें और 10% प्रांतों में डालें, तो सीमित मताधिकार हुआ। और प्रांतों की लगभग सभी सीटें ना, लगभग गैर मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस का नियंत्रण था। गैर मुस्लिम यानी जहाँ के मुस्लिम नहीं जनता, मतलब डायरेक्ट हिंदू और अन्य धर्म के लोग थे, वहाँ पे जो कांग्रेस का दबदबा था लगभग 91%। कितना, 91%। गैर मुस्लिम हमें लिख दे रहा ना, गैर मुस्लिम प्रांत में क्या था, कांग्रेस को 91% तक सीटें में क्या हुई थी, क्या मिला, वोट मिला, सीट नहीं वोट। ठीक है, इतना वोट मिला गैर गैर मुस्लिम, और तो और मुस्लिम प्रांत में भी कांग्रेस को क्या मिला, बहुत बड़ा बढ़त मिला कांग्रेस को। ठीक है, बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग सत्ता में आई, और बंगाल सिंध में मुस्लिम लीग की सत्ता आई। कुछ कुल कितनी सीटें थी उसमें विधानसभा में, केंद्र की किस में विधान में, केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में कुल 102 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 102 सीटें थी। उन 102 सीटों में से 57 सीटों पे कौन, कांग्रेस ने विजय हासिल की। कांग्रेस ना, सॉरी, कांग्रेस कांग्रेस ने विजय हासिल की ना 57 सीटों पे, तो कांग्रेस ने अकेले विजय मार लिया, बाकी सब पे और पार्टियां आएंगी। ओके, तो इसे बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत मिली। कुल कितने थे, 11 प्रांतों में, उसमें उस समय 11 प्रांत में पूरा भारत बटा हुआ था। उन 11 प्रांतों में से लगभग 9 3 12 8 प्रांतों में क्या हुआ था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस को क्या हुआ, सफलता मिली ना। कब सफलता मिली, केवल बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त था। यानी कि बंगाल, सिंध और कौन सा, पंजाब में, इन तीनों को छोड़ के बाकी और सब जगह क्या था, कांग्रेस को बहुमत मिला था। अभी इनमें से भी कुछ सीटों पे क्या हुए, जैसे सिंध, सिंध क्या था, सिंध जो मुस्लिम लीग था ना, मुस्लिम लीग उसे अपने पाकिस्तान में उसको भी शामिल किया था। हालांकि वो मुस्लिम बहुल प्रांत था, फिर भी वहाँ कांग्रेस को क्या हुआ था, विजय हुआ। कांग्रेस वहाँ पे क्या हुई, विजयी हुई। ओके, तो यानी कि उसके शामिल होने के बाद भी यानी इसे हमें लगता है कि सभी मुस्लिम से मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। ओके, तो और पंजाब में ना, तो यानी कि क्या हुआ, 11 में से 9 प्रांतों में, यानी कि सिंध में भी कांग्रेस की सरकार बनी, हालांकि मिलीजुली बनी लेकिन बनी। ओके, 2 जगह बचता है, 2 जगह कौन बचता है, सिर्फ 2 जगह बचता है। 11 में से 9 जगहों पे मुस्लिम सॉरी कांग्रेस की सरकार बन गई। केवल 2 जगह कहाँ पे, बंगाल और पंजाब, बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। हालांकि पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में जो ये खिज्र हयात खां, जो उसमें क्या थे, पंजाब में खिज्र हयात खां, खिज्र, ये भी जगह तो उसी का है ना, खिज्र हयात खां। क्या हुआ, खिज्र हयात खां जो मुस्लिम लीग से थे, इन्होंने अकाली दल, उसमें कौन सा था, अकाली दल, अकाली दल क्या, गठबंधन की सरकार बनी। क्या बनी, गठबंधन की सरकार बनी उसमें, लेकिन लीग को क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिले थे। ओके, तो यानी कि पंजाब में मुस्लिम लीग का क्या हुआ, उदय हुआ, इसमें एक सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, हाँ उभरी। ठीक है, उभरी इसमें भी। ओके, तो ये रहा
तो ये अकाली दल के साथ क्या बोला, गठबंधन की सरकार बनी ना, गठबंधन की सरकार, और बंगाल में भी मुस्लिम लीग की बनी। ओके, तो इन जो हमने अब तक डिस्कस किया ना, इन डिस्कशन के आधार पे हम इस प्रश्न को अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पृथक निर्वाचन मंडलों और सीमित मताधिकारों के कारण चुनावों में सब सांप्रदायिक मतदान हुआ। ओबियसली हुआ, हमने भी देखा 10% के क्या हुआ, 10% प्रांतों में जो विधानसभा में चुनाव हुआ उसमें केवल 10% जनता ही एलिजिबल थी वोट डालने के लिए, और 1% सेंट्रल लेवल पे लोग थे वोट डालने के लिए एलिजिबल, योग्य। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हमें क्या चुनना है, सही चुनना है। देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग का उदय सबसे बड़े दल के रूप में हुआ, या दल के रूप में हुआ, ऑब्वियसली हुआ, वो गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि बड़े तो दल थे लेकिन पूर्ण बहुमत बहुमत तो नहीं मिल पाया उन्हें, परंतु वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। यस, उभरे। अकाली दल के साथ गठबंधन की सरकार बनाई किसने, मुस्लिम लीग ने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो अब तक के डिस्कशन के आधार पे हमारा जो सार निकलता है वो क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब है। हालांकि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, ये एक दो और इस तरह से, इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने स्वदेशी आंदोलन का डिस्कशन इसी वीडियो में किया है ना, इसी वीडियो में किया है। अब दिखाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर, लेकिन हालांकि मैंने इसी वीडियो में किया है। चलिए देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। B.O. चिदम्बरम पिल्लई पिल्लई ठीक है, द्वारा स्थापित स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति जन लामबंदी के साधन के रूप में उभरी। जन लामबंदी मतलब लोगों को एक दूसरे को क्या करना था, जागरूक करके, बांध के, और स्वदेशी आंदोलन में क्या करना, झोंक देना था, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लग जाना था। ओके, तो ये हो गया स्वदेश बांधव समिति। ओके, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर बंगाल नेशनल कॉलेज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जिसका प्रधानाचार्य अरविंदो घोष को नियुक्त किया गया। प्रधानाचार्य किसको नियुक्त किया गया, अरविंदो घोष। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ना। ओके, तो अरविंदो घोष को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, 7 अगस्त 1905 को। कब, 7 अगस्त 1905 को। अभी हालांकि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है कुछ पॉइंट। जैसे 7 अगस्त 1905 को ये कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था ना, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कब, बंगाल विभाजन के बाद। ओके, अब हम आते हैं B.O. चिदम्बरम पिल्लई द्वारा स्थापित स्वदेश बांधव समिति जन। चलिए हम अब कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ये जो भारतीय स्वतंत्रता का एक भाग है ना, स्वदेशी आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, माना नहीं जाता, वो है भी। ओके, उसी का एक भाग है जिसमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अपनी स्व की भावना, क्या स्व की भावना से प्रेरित थी, इसमें आगे ही लगा है स्वदेशी आंदोलन, यानी हमें स्वदेशी, अपना ही स्वदेश का, इसीलिए बहिष्कार किया, विदेशी विवशों का क्या बहिष्कार किया गया, और स्वदेश, अपना स्व भाषा को अपनाया गया। जितने भी विद्यालय खोले गए सब स्व भाषा, यहाँ के जो जो रीजनल लैंग्वेज है ना, उन्हीं भाषाओं में क्या क्या कह रहा है, शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ओके, तो विद्यालय, अपना खुद का विद्यालय खोला गया। और क्या था, जो ब्रिटिशर्स खोलते थे उसमें अंग्रेजी भाषा में हम पर जबरदस्ती थोप दिया जाता था। ओके, तो यानी कि ये जो हमारा आंदोलन था स्वदेशी की, क्या था, स्व की भावना से क्या था, प्रेरित था। ओके, अब देखिए, बंगाल के विभाजन के बाद औपचारिक रूप से 7 अगस्त 1905 को इसे क्या किया गया था, कलकत्ता के टाउन हॉल से ये शुरुआत किया गया था। ओके, तो अब इसका इसका मान ये था कि मतलब हम लोग चाहते थे कि विदेशों पे निर्भर ना रहें, अपने किसी भी सामान सामग्री के लिए हम विदेशों पे निर्भर ना रहें। ओके, इसीलिए क्या गया था, ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अपना हम स्वयं आत्मनिर्भर होना, जैसे मोदी जी का इस समय चल रहा है ना योगदान, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत। तो उस समय का हुआ आत्मनिर्भर भारत, वो अगर इसको 1 माने तो इसको 2.0 मानेंगे। ओके, तो ये क्या था, हमारा वो आत्मनिर्भर भारत का ही वो वहाँ भी था, इसका भी सेम लक्ष्य वही था, कुछ ऐसा ही लक्ष्य था। ओके, तो देखिए, जो स्वदेश बांधव समिति है ना, इसके संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त हैं। अश्वनी कुमार दत्त। ये रहा, कौन हो जाएंगे, ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना, अश्वनी
तो स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन है? अश्वनी कुमार दत्त। ये जो स्वदेश बांधव समिति थी ना, कुछ ऐसी समिति है, जो समितियां हैं ये क्या कहते हैं, आंदोलन की एक बहुत ही लोकप्रिय और शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी। इस आंदोलन की स्वदेशी आंदोलन था, इसकी बहुत ही लोकप्रिय और संगठित आंदोलन की मतलब आगे बढ़ाया, इन्हें इन्हीं लोगों ने मतलब आगे बढ़ाया, लोगों में जागरूकता भरी। ओके, अब देखिए जो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्लई तो इससे जुड़े नहीं है, वैसे भी हम कर सकते थे जनरली ऐसे आइडिया लगाते तो स्वदेश बांधव समिति कुछ हिंदी भाषी क्षेत्रों का लग रही है, जबकि बी ओ चिदम्बरम पिल्लई को हम पिछले कई बार पढ़े थे, वो क्या थे, दक्षिण भारत से थे, वो हमें लग रहा है कि तमिल या तमिल लैंग्वेज से होंगे, तमिलनाडु से लग रहा है ये, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, उसी रीजन से ये लग रहे हैं, हालांकि इनका एग्जैक्ट लोकेशन अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये क्या, तो हम इस आधार पर इसको गलत कर सकते थे, बट कोई जरूरी नहीं ऐसा लॉजिक हमेशा सही लगे, इसमें लग जाएगा। ओके, तो हम आते हैं दूसरे पे, शांति निकेतन से प्रेरणा पाकर। ओके, अभी हम किस भी बात कर रहे थे, चिदम्बरम पिल्लई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। जो चिदम्बरम पिल्लई थे ना, तमिलनाडु के तिरुचनावेली, ओके, कहाँ से थे, तमिलनाडु के तिरुचनावेली से थे। ओके, जो ये चिदम्बरम पिल्लई थे, इनके साथ ही अपने सहयोगियों के साथ सुब्रमण्यम शिवा, कुछ वकीलों के साथ, सुब्रमण्य इनके कुछ साथी वकीलों के थे, सुब्रमण्यम स्वामी, सॉरी सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, तो सुब्रमण्यम इस समय तत्कालीन में है, सुब्रमण्यम शिवा, बी ओ चिदम्बरम पिल्लई आज लोगों के साथ मिलकर क्या कहते हैं, स्वदेशी संगम का गठन किए थे। किसका गठन किए थे ये, चिदम्बरम पिल्लई, यहाँ पे लगा देना, स्वदेशी क्या था, संगम, लगता है ना संगम मेला, संगम, स्वदेशी संगम का क्या कहते हैं, गठन किए थे। इस संगम ने स्थानीय जनमानस, स्थानीय मतलब स्थानीय लोगों को क्या किया, जनमानस को उद्वेलित और प्रेरित किया। क्या किया, उद्वेलित और प्रेरित किया। क्योंकि तो ये याद रखना ना, स्वदेशी संगम की स्थापना किसने की थी, बी ओ चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने ही किया था। ओके, किस लिए किया था, स्थानीय जनमानस को उद्वेलित एवं प्रेरित करने के लिए किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं इन सब, ये जो इस तरह की समितियाँ थी ना, वो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समितियाँ बनी थी, जैसे क्या क्या थे, मैजिक लैटॉन लेक्चर, स्वदेशी गीतों, जो विदेशी गीतों का क्या था, बहिष्कार करना था, स्वदेशी गीतों का गाना था, यानी स्वदेशी गीत यानी स्वरचित यानी यहाँ से जो लिखे गए गीत थे उनको गाना था। अपने कार्यकर्ताओं को शारीरिक रूप से क्या करना था, स्वस्थ रखना था, अपने कार्यकर्ताओं को क्या करना था, स्वस्थ रूप से स्वस्थ रखना था, हेल्दी रखना था शरीर से, और नैतिक प्रशिक्षण, ओके, नैतिक 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 नियम होते हैं, नैतिक व्यवहार होते हैं, उसको क्या करना था, प्रशिक्षित करना था नैतिक रूप से। अकाल एवं महामारी जैसे अन्य प्राकृतिक आपदाओं में, बाढ़, अकाल एवं अन्य महामारी, बाढ़ आदि में क्या करना था, लोगों का सहयोग करना था, क्या करना था, सहयोग करना था। इसी के लिए यह क्या किया था, स्वदेशी संगम की स्थापना की गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किए थे, किस लिए किए थे, अपने यहाँ की मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए, यहाँ के युवाओं को पढ़ाने के लिए, अपनी स्वदेश से यहाँ की भाषाओं को पढ़ाने के लिए। ओके, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और इसी के तर्ज पे, जिस तर्ज पे शांति निकेतन की स्थापना हुआ, इसी के तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। किसका, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना कुछ इसी तर्ज पर ही हुई। ओके, और जिसके प्रधानाचार्य कौन नियुक्त किए गए, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष का बनाए गए, इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि अभी अभी थोड़ा सा और इसके अंदर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मुझे याद आ रहा है, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो इसमें क्या था, जो स्वदेशी की भावना बहुत तीव्र थी, लोग अपना सब कुछ, अपना भाषा चाहते थे, अपना देश चाहते थे, अपना अपना लैंग्वेज चाहते थे, इंग्लिश भाषा से लोग ऊपर क्या हो गए थे, तो वो उद्योग धंधे भी क्या हुए थे उसमें पतन की तरफ जा रहे थे, उनको फिर से रिवाइवल करने के लिए, फिर से फायदेमंद करने के लिए, मतलब उन्हें फिर से करने ऊपर पड़ाव बड़ी पड़ाव पर पहुंचाने के लिए फिर से क्या किया, स्वदेशी की भावना बढ़ गई लोगों के अंदर, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, ताकि यहाँ के उद्योग धंधे हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, इसी के उद्देश्य पे किया गया था। और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया। किसका, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया, इसी समय किया गया। जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ये क्या कर रहे थे, जो यहाँ पे स्कूलों का निर्माण कर रहे थे और उसमें देसी भाषा जो यहाँ की जो लैंग्वेज है ना, उन्हीं स्थानीय भाषाओं को अपनाया जाता था इन्हीं के माध्यम से। और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो उसमें टेक्निकल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल जानकारी देने के लिए क्या किया गया था, जैसे अब उसमें साइंस उस भी यहाँ का गिर रहा था ना, विदेशी हम लोगों पे थोप रहे थे। वो जो हमारा जो पुराना जो नेचुरल जो सॉरी एंशिएंट साइंस था, और जो हमारा जो इतिहास है ना, उसको दबा दिया गया था। ओके, उन्हीं सबको फिर से उगारने के लिए, फिर से बाहर लाने के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई थी। जो बंगाल तकनीकी संस्थान है ना, बंगाल तकनीकी संस्थान, बंगाल तक तकनीकी संस्थान, जो बंगाल तकनीकी संस्थान है, इसने जो यहाँ के युवा जो पढ़ते हैं ना, उसमें जो मेधावी छात्र थे, उनको विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मान लो यहाँ पे सारे फैसिलिटी तो मिल नहीं रही थी, उन्हीं फैसिलिटी को प्राप्त कराने के लिए उनको विदेशों में भेजा जाता था, मतलब जापान भेजा जाता था। जापान भेजने के लिए लोग क्या करते थे, फंडिंग की व्यवस्था करते थे, उन्हें स्कॉलरशिप दिया करते थे, और उससे वो बच्चे जापान पढ़ने जाया करते थे, पढ़ के यहाँ पे आके उद्योग धंधे और अपने देश हित में काम किया करते थे। ओके, तो इस तरह से और के लिए क्या धन जुटाया जाता था। इस तरह से हमने इस प्रश्न के माध्यम से ही सारे डिस्कशंस किए हैं। अब इस डिस्कशन के आधार पे हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हालांकि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम कर रहे हैं। देखिए, बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई द्वारा स्थापित स्वदेश बांधव समिति जन लामबंदी के साधन के रूप में उभरी। हमने देखा कि अश्विनी कुमार दत्त इसकी स्थापना किए थे, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रधानाचार्य अरविंदो घोष को नियुक्त किया गया। यस, ओबियसली किया गया। हमने भी यहाँ पे देखा, किसने किया था, अरविंदो घोष को क्या किया गया, उस कॉलेज का क्या प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। तो ये तो सही है। अगर हम इस आधार पर देखें, क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अगर सही होता तभी नहीं होगा, और जब दूसरा सही है तो ये वैसे ही नहीं होगा, तो केवल बचेगा क्या, बी। तो इस आधार पे हम देखें तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी क्या हो जाएगा, सही जवाब है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। ये जो प्रश्न है अगस्त घोषणा के संदर्भ में ना, 1917 यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले का, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, 19 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को ना, यस, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जिसमें चलिए उसके उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये था, ये अगस्त घोषणा पत्र और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बीच में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था ना, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ओके, इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से पहले 1917 का अगस्त घोषणा आया था, अगस्त घोषणा पत्र इसे कह सकते हैं ना। हालांकि अगस्त प्रस्ताव एक आया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना, उसमें भी एक अगस्त प्रस्ताव आया था। ओके, तो ये अगस्त प्रस्ताव तो वो है नहीं हमारा, तो ये अगस्त घोषणा है जो 1917 के आसपास का बात है ये। तो हम अगस्त घोषणा पत्र के बारे में पहले बात करेंगे, सॉरी पहले बात नहीं करेंगे, पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें इसे ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा, इसमें ब्रिटिश भारत मतलब अपना ये आज का मौजूदा जो भारत है ना, इसमें ब्रिटिश का उपनिवेश था, तो इसमें ब्रिटिश भारत से बोला करते हैं। तो बोला कि ब्रिटिश केंद्रीय विधानसभा में ना, ब्रिटिश भारत यानी कि भारत की केंद्रीय विधानसभा में ना, वायसराय मॉन्टेग्यू द्वारा तैयार किया गया था, वायसराय मॉन्टेग्यू द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ओके, जो मॉन्टेग्यू थे, चलो अभी इसको हम छोड़ते हैं, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। इस घोषणा ने स्वशासी संस्थाओं और उत्तरदायी सरकार की भारतीय मांगों को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। चलिए, इस ऑप्शन पे इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इनमें से एक सही करना है। अब देखते हैं हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम अगस्त घोषणा पत्र इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगस्त घोषणा है ना, ये जो इसमें क्या था, एक भारत सचिव का पद था ना, भारत सचिव, एक भारत सचिव का पद कहाँ था, ब्रिटेन में था। ठीक है ना, वहाँ के पार्लियामेंट के संसद के क्या थे, ये मंत्री हुआ करते थे। ओके, मंत्री हुआ करते थे। तो इसमें जो हमारे इंडिया के जो वायसराय क्या थे, भारत में वायसराय कौन थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू जो नाम पहले आया, मॉन्टेग्यू
मॉन्टेग्यू, ये हो गए, ये हो गए। और जो वायसराय थे जेम्स फोर्ड थे, जेम्स फोर्ड थे। तो इस नाम के आधार पे इस प्रश्न, इस ऑप्शन को हम गलत कर सकते थे। अभी देखिएगा, तो मॉन्टेग्यू तो भारत सचिव थे ये, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ओके, चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। जो ये मॉन्टेग्यू है ना, मॉन्टेग्यू, इन्होंने इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र को क्या किया था, जारी किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू, इनका पूरा नाम है ना एडविन मॉन्टेग्यू। हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है ना, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स ना, ये याद रखेगा। भारत में क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं ना। और अमेरिका में क्या बोलते हैं, वहाँ के जो व्हाइट हाउस है, कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेस। व्हाइट हाउस को नहीं बोलते हैं, वो तो राष्ट्रपति भवन है। जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं ना कांग्रेस, और भारत में संसद बोलते हैं। और वहाँ पे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स आई थिंक लोकसभा ना, लोकसभा। अब देखिए, जो जो इसके जो क्या थे, मंत्री थे, एक राज्य सचिव, ये राज्य सचिव के पद पे भी थे। ओके, तो ये जो राज्य सचिव हुआ करते थे, वो भारत में तो होते नहीं थे, वो इंग्लैंड में बैठे होते थे, वहीं से अपना जो करना होता था करते थे, वहीं पे करते थे। तो इनकी घोषणा के अनुसार ब्रिटिश सरकार की परिवर्तित नीति में निम्नलिखित संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। अब देखते हैं क्या क्या प्रावधान शामिल था। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में भारतीयों की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए। जितने भी प्रशासनिक विभाग है ना, वहाँ पे भारतीयों की संख्या में क्या की जाए, उत्तरोत्तर वृद्धि करी जाए। यानी कि धीरे धीरे उनकी संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। इसका एक मुख्य विशेषता है ना, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इसको भारतीयकरण ना, भारतीयकरण, ठीक है, उसमें वृद्धि किया जाए। और दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग में के रूप में ना, ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए ना, क्या की जाए, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लक्ष्य को साथ स्वशासी संस्थाओं, यहाँ की जो अपने खुद के द्वारा जो संस्थाएं हैं वो शासित हो, यानी कि सेंट्रल लेवल पे इंग्लैंड हो, और यहाँ पे प्रांतों में क्या हो, यहाँ के खुद के चुने हुए सरकार हो, वही लोग देश को शासन चलाएं, राज्य में शासन चलाएं, यानी कि स्वशासी हो, यानी खुद की वो शासन द्वारा चलाएं। उसी क्रम में विकास था, उसी का क्रम में क्या गया, विकास किया गया। तो अब आते हैं अपने प्रश्न पे। ये रात दो पॉइंट इस मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से पहले का ना, ये अगस्त घोषणा पत्र के संदर्भ में ये बात है। अब देखते हैं, हम अपने सॉल्व करते हैं। इसे ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा में वायसराय मांटेग्यू द्वारा तैयार किया गया था। घोषणा ने स्वशासी संस्थाओं और उत्तरदायी सरकार की, अच्छा हम इसको पर कर लेते हैं ना, तो केंद्रीय विधानसभा में तो किया नहीं गया था, तो ऐसे बोलने के गलत है। मैंने अब तक ये डिस्कस किया ना, उसी का आधार पर हम कह सकते हैं गलत है। दूसरा, घोषणा ने स्वशासी संस्थाओं और उत्तरदायी सरकार की भारतीय मांगों को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया। नो, अस्वीकृत नहीं किया। और जबकि भारतीयकरण का क्या किया, सुझाव भी दिया ना, सुझाव दिया। तो इस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमने अभी तक दिखा ना कि भारतीयकरण, ये ऑप्शन इतना बड़ा लिखा हूँ ना, अब तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ना तो एक है ना तो दो, ना इधर वन ना टू। ओके, तो ये हमारा हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न जो है ना, गांधी जी से रिलेटेड है। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रथम मुख्य सार्वजनिक उपस्थिति, कौन सी, प्रथम ना, प्रथम मुख्य सार्वजनिक उपस्थिति, ओके, ये प्रथम मुख्य सार्वजनिक उपस्थिति दी, कहाँ दी, चंपारण, खेड़ा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, या प्रयुक्त में से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ ना, जो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले नहीं, जो 3 आंदोलन किए थे ना, सबसे चंपारण, चाका, CAKA, सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा, ओके, आई मतलब असहयोग आंदोलन ना, असहयोग आंदोलन। देखिए, तो इसमें तो बहुत क्लियरिटी होना चाहिए कि चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। तो
तो ये तो मुख्य हो गए। हालांकि इससे पहले भी जो महात्मा गांधी थे ना, जो कि दक्षिणी अफ्रीका, अच्छा एक चीज़ बताएं, हम बात करते हैं उनकी दक्षिण अफ्रीका के ट्रिप के बारे में, ठीक है। जो दक्षिणी अफ्रीका वो कब गए थे, पहले तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे 2 अक्टूबर 1916 सॉरी 1869 को गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। ओके, देखते हैं। तो काठियावाड़ के पोरबंदर जिला में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने निर्णायक और अर्थात जनमुखी राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख किया। इन्होंने ही मतलब एक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। ओके, ये जो वहाँ पे ना एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा सुनने के लिए 1993 में, सॉरी 1893 में, बार बार 1993 आ जाता है। ओके, 1893 में वो कहाँ गए थे, डरबन गए थे। साउथ अफ्रीका की राजधानी नहीं होगी, वहाँ का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे गए थे डरबन। वहाँ पे गए, वहाँ पर उनकी मुख्य वकालत की, और साथ ही वहाँ के उसकी आज़ादी में भी उनकी जो वहाँ उसमें था उसमें भी अहम योगदान दिया। तो जो उन्होंने के जो उनके कार्य थे ना वहाँ पे, और भी इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रकाशित किए थे वहाँ पे। ओके, ग्रीन पम्पलेट, ग्रीन पम्पलेट अभी हम कल इसके बारे में हम इसके अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए थे ना। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, ग्रीन पम्पलेट नामक एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। हरे रंग का कवर में होने कारण से ग्रीन पम्पलेट नाम दिया गया। ओके, तो ये सब कुछ बातें हैं जो याद रखना चाहिए जो उनकी। और हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी थी ना, हिंद स्वराज नामक क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, हमने इससे पहले एक प्रश्न भी सॉल्व किया था। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन की। और एक बात और बताएं, जो जब वो साउथ अफ्रीका में थे ना, तो उनको एक जेल था ना, उस जेल में वो जाते थे, फिर आते थे, फिर उनको फिर कुछ एक्टिविटी करते थे, फिर गिरफ्तार करके फिर उस जेल में जाता था। मतलब वो आते जाते रहते, होट आते जाते रहते थे, वो आते रहते थे जाते रहते थे। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा था, वो जो होटल का नाम था ना, किंग एडवर्ड होटल नाम रख दिया था। किंग एडवर्ड मतलब उस समय का एक अंग्रेज अधिकारी थे, मतलब जो वहाँ के वायसराय रहा होंगे, तो वो वायसराय गवर्नर जनरल रहे होंगे, ठीक है। तो उनके नाम पर इसे क्या उस होटल को क्या नाम दिया गया, सॉरी होटल को नहीं, कारागार को नाम दिया गया किंग एडवर्ड का होटल ना। वहाँ पे बस एक गांधी जी खाने जाते थे, फिर वहाँ पे आते थे, फिर घर आ जाते थे। ओके, चलिए हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस थोड़ा डीप में बताया। हाँ हाँ, ये बात बताना चाहेंगे कि जो गांधी जी आए थे ना 9 जनवरी 1900, कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को, सॉरी हाँ 9 जनवरी 1915 को आए थे ना। 9 जनवरी लिख दे रहा ना हम, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वहाँ से वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए। और यहाँ से जब वापस आए ना, तो इनके जो वो साउथ अफ्रीका में जो इनके द्वारा कार्य किया गया था, उस बहुत फेमस पर्सनालिटी बन गए थे। वो ब्रिटिशर्स के मतलब एक प्रकार से उनके खिलाफ लड़े थे, और वहाँ पे पूरा एकजुट कर थे। वो भी एक विदेशी आदमी वहाँ पे जाके, जैसे एनी बेसेंट ना, वो इटली की होकर यहाँ पे आके भारत में इतना बड़ा पर्सनालिटी बन गई थी। तो उसी तरह से गांधी जी वहाँ पे जाके बहुत बड़े पर्सनालिटी बन गए, तो वहाँ के लोगों को दिल जीता है। यहाँ के जो भारतीय वहाँ पे जाके जाके और विदेशी जो वहाँ पे आके रह रहे थे, जो वहाँ पे नहीं बंधुआ मजदूरी के लिए धोखे से वहाँ पे लेके चले गए थे बाय ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिश का भी वो भी कॉलोनी था सेम, तो उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा था। तो उनकी बहुत अपनी फेमस पर्सनालिटी की वजह से जब वहाँ से ये भारत में आए, तो उसी समय 1916 में ना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, एनी बेसेंट और इन सब प्रयासों से क्या हुआ, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या क्या हुआ, गठन हुआ। हालांकि यहाँ पे पहले विश्वविद्यालय पहले विद्यालय था, बट उसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। तो इसका उद्घाटन चल रहा था। इस उद्घाटन में क्या किया गया, गांधी जी को क्या किया गया, सबसे पहले इस उद्घाटन में इन्हें आमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया ना गांधी जी को कि आप आइए इसमें, तो ठीक है, उनको भी बोलने का मौका दिया गया। जब गांधी जी को इन्हें बोलने का मौका दिया गया ना, तो इसमें हालांकि इसमें एनी बेसेंट और भी बड़े बड़े पर्सनालिटी भी इसमें क्या थे, उपस्थित थे। जब महात्मा गांधी को भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने करने वाले, किसमें, श्रमिकों के बारे में ना, श्रमिकों, श्रम करने वाले श्रमिक वर्ग में विशेष रूप से इस पे अपना क्या किया, ध्यान केंद्रित करवाया। किसे, और जो वहाँ पे लोग सुन रहे होंगे उनके क्या किया, ध्यान केंद्रित करवाया। और वो ध्यान न देने के कारण उनके मतलब विशेष इस तरफ ध्यान न दिया गया, अब तक ध्यान नहीं दिया गया, तो उसी को बस केंद्रित किया। भारतीय विशिष्ट वर्ग की आलोचना की। जो उस समय के जो जमींदार थे और जो विशिष्ट वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो श्रमिक वर्ग क्या कहते हैं, अवहेलना एक प्रकार से किए थे, उपेक्षा किए थे, उसको मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। तो इसी क्या किया, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और आलोचना की। उन्होंने वर्तमान में धनी व सजे सवरे, धनी व सजे सवरे भद्रजनों की समिति, भद्रजनों की उपस्थिति कही। जो मतलब वो जो उसमें थे ना,
जो आम जनता थी, जो कृषक वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, उन लोगों के अंदर ये राष्ट्रीयता की भावना हालांकि कूट 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 के भरा था, लेकिन बट तो उनको मौका नहीं मिलता था। जो ये धनाढ़ वर्ग हो गए, जमींदार वर्ग हो गए, जो पढ़े लिखे लोग हो गए, जो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हो गए, वही लोग इसमें बढ़ चढ़ के आगे भाग ले पाते थे। तो ठीक है ना, तो वही अपने अनुसार जिस तरह से चाहते थे वही चलाते थे, इसमें सर्वांगीण भागीदारी नहीं थी। ओके, तो इसी को उन्होंने क्या बोला, धनी व सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति। ये बस ये मॉडर्न भद्रजन हो गए थे, थोड़ा सा आधुनिक हो गए थे ना, पढ़े लिखे। ठीक, तो अब देखते हैं उसमें लाखों भारतीय जो कम श्रमिक वर्ग थे उनकी अनुपस्थिति थी ना, वो लोग उससे नहीं जुड़ पाते, विषमता थी, वो जो नहीं जुड़ पा रहे थे उसको विषमता पे इन्होंने क्या किया, अपना अपना सॉरी संकट नहीं बोलेंगे, अपना चिंता जाहिर की। ओके, अब एक दृष्टि से ये 1916 में ना, इसी दृष्टि से वो 1916 में बनारस में गांधी जी भाषण मात्र वास्तविक तथ्य के उद्घाटन या अर्थात भारतीय राष्ट्रीयवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों से, जो 1916 में बनारस की गांधी जी के भारतीयों की अनुपस्थिति की विषमता जाहिर करके, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, मुझे मैं भूल रहा था इसलिए उसी लाइन को बार बार रिपीट कर दिया। जो गांधी जी था ना, इसके बाद गांधी जी को लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ ना, किसका, लखनऊ में दिसंबर 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस की एक वार्षिक बैठक हुई थी ना लखनऊ में। देखिए जो हमारा इसका जो सही आंसर है ना, हम यहाँ तक अभी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस इसी थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो लखनऊ में ना एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था दिसंबर में। तो दिसंबर में गांधी जी भी क्या हुए, शरीक मतलब उपस्थित हुए। उसी में एक चंपारण से एक व्यापारी जिसका नाम आपके जुबान पे आ गया होगा, कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने गांधी जी को क्या किया कि आप आए चंपारण में आइए, वहाँ के किसान, हालांकि वो जो रामचंद्र शुक्ल थे ना, वो भाषण को वहाँ पे सुने थे, वो जो बनारस में जो भाषण दिए थे उस भाषण को सुने थे, वो श्रमिक वर्ग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए, उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा था गांधी जी का। तो उसी को देखकर वो गांधी जी को उन्होंने आमंत्रित किया, कहा कि आप चंपारण में आइए, वहाँ के किसानों के जो हालात हैं, जो वहाँ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा, आप उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आइए, उनके दुख सुख में बांटिए। तो वो देखने के लिए, तो उन्हीं की निमंत्रण पे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में क्या हुए, भाग लिए। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह गए, सॉरी सत्याग्रह नहीं, सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, उसके बाद कहाँ गए, लखनऊ में गए, फिर चंपारण में गए, और फिर तो याद रखना ना, इससे पहले यहाँ जोड़ देना, लखनऊ लखनऊ हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनारस बनारस ये हो गया, बनारस हो गया, ये लखनऊ, ये चंपारण, ये अहमदाबाद, ये क्रम हो गया ना, ये क्रम जनरली ऐसा क्रम पूछ लेता है हर बार, है ना, हर बार किसी ने छोटे, खैर यूपीएससी में ऐसे डायरेक्ट वहाँ भी पूछ लेता है, मान लो इसमें से दो दो इसमें से एलिमिनेट हटा देगा, दो इसमें से हटा देगा, इधर से हटा के फिर कोई और दे देगा। ओके, तो वहाँ पे ऐसे क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो हमारा इसमें इतना डिस्कशन का करने के बाद हमें सही जवाब क्या मिला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहीं पे सबसे पहले क्या हुए थे, शरीक हुए, यानी उपस्थित हुए, शरीक, ये याद रखना, शरीक मतलब उपस्थिति। ठीक है, उपस्थित हुए। तो ये रहा हमारा ये प्रश्न, इस प्रश्न का डिस्कशन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए, हमारा ये आज का प्रश्न खत्म हो गया। हम अब आज का जो हमारा मैंने 12 क्वेश्चन, ये हमारे जितने इसी पीडीएफ में जितने क्वेश्चन टाइप किया था, वो सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। ओके, तो आज देखिए, आज का सेशन जो हमारा बहुत लंबा चल गया, मैंने अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश किया, तथ्यों को भी आपके सामने रखने का कोशिश किया हूँ। देखिए, आज हमने बहुत सारे टॉपिक सीखे हैं ना, दक्षिण गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सीखा है, दक्षिण अफ्रीका से उनकी उपस्थिति, और ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अगस्त घोषणा पत्र, और विधानसभा में उनकी सीटों का आवंटन, अरविंदो घोष के बारे में जाना, चिदम्बरम पिल्लई के बारे में जाना हमने इसमें, और क्या क्या बहुत बहुत सारे कुछ सीखे हैं ना। ठीक है, वो 1945-46 में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में क्या हुए, सरकार बनाई, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया, किसी गठबंधन की सरकार बनाई, किसी अकाली दल से सहयोग से पंजाब में सरकार बनाया। ठीक है, मातंगिनी हाजरा के बारे में जानी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी, हालांकि प्रश्न के माध्यम से मुझे जानकारी में पता चला। देखिए, सरोजनी नायडू के बारे में हमने कहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या की थी, भाग ली थी ना, बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, ये याद रखना, बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। मातंगनी हाजरा,
ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जाने, लुथियन समिति के बारे में हमने जाना, और राखी बांधना राखी दिवस जब बंगाल विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के उन्हीं सुझाव पे राखी दिवस बनाया गया। ठीक है, वंदे मातरम गीत गाते हुए लोग जुलूस निकाले, टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना हमने, रेडियो रेडियो बर्लिन, सुभाष चंद्र बोस का हमने अगले डिस्कस, ठीक है, नहीं इसी में डिस्कस किया था, चलो अगले में किए थे। तो ये रहा हमारा सेशन खत्म हुआ, यहीं पे हमारा सेशन खत्म हुआ। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो एक हम दो वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, सम्मान करते हैं, हेल्प करते हुए हमें, हमारा जो ये मोटो ही है, सेल्फ स्टडी स्टार्ट विद सत्येंद्र। ओके, तो मेरे साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो हम, तो फिर मेरा भी आप ध्यान रखिए, मैं आपका भी ध्यान रखता हूँ, आप मेरा भी ध्यान रखिए, दोनों लोग हाथ बढ़ा के चलते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, हालांकि एंजॉय किए हैं तो फिर लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमसे जुड़े हैं इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, इस तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सबके सब कवर हो जाएगा, सबके सब कवर हो जाएगा, और आप भी अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से खासा डिस्कशन कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।